चीज ने अमेरिका जैसी बड़ी सुपर पावर को ईरान के साथ मुज़ाकरात करने पर आमादा किया था। क्या ये वाकई मजबूरी थी या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छुपी है? आज की इस वीडियो में आपको ऐसे हकाइक और ऐसे राज बताने जा रहा हूं जो शायद आपको टीवी न्यूज में ना बताए जा रहे हों। अमेरिका ने इराक, लीबिया, पनामा, अफगानिस्तान और आखिर में वेनेजुएला जैसी कंट्रीज में रजीम चेंज करवाया, मगर ईरान को आज तक शिकस्त क्यों न दे सका। इस तमाम सूरत हाल में एक पहलू ये भी है कि दुनिया अब ईरान के बारे में क्या कह रही है। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद से चल रही है, जहां से दोनों के ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर खराब हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में JCPOA जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से निकलकर मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी शुरू की थी, लेकिन जो बाइडेन ने दी न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक तस्लीम किया था कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम पहले से ज्यादा तेज हो चुका है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी अब खित्ते में बड़ी ताकत बन चुकी है। रिवायती जंग की बजाय गैर रिवायती जंग अपनाए, जिसमें हिजबुल्ला और हौथ जैसे ग्रुप्स शामिल हैं। BBC के मुताबिक अगर ये जंग बढ़ी तो ये सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पूरा खिता इसकी लपेट में आ सकता है। सबसे बड़ा हथियार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से दुनिया का तकरीबन 20% तेल गुजरता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो तवानाई का आलमी बहरान पैदा हो सकता है। बराक ओबामा ने भी कहा था कि ईरान के साथ जंग आखिरी रास्ता होना चाहिए। यहाँ तक कि इराक और अफगानिस्तान में जंग जीतने के बावजूद अमेरिका को देर पा इस्तेहकाम ना मिल सका। दूसरी तरफ इसराइल या गजा की पट्टी सूरत हाल ने खित्ते को मजीद हसास बना दिया है। यूनाइटेड नेशंस ने बार बार खबरदार किया है कि यह बड़ी जंग आलमी बहरान बन सकती है, तो तकरीबन बन चुका है। इसलिए आज अमेरिका ताकत के बावजूद मुज़ाकरात की मेज पर है, क्योंकि ईरान को सिर्फ जंग से नहीं बल्कि हिकमत अमली से हैंडल करना पड़ रहा है। अब ये सिर्फ जंग नहीं बल्कि ताकत का खेल बन चुकी है, और असल सवाल यही है, क्या ये मुज़ाकरात कभी अमन लाएंगे? मगर एक और सवाल जो सबके ज़हनों में गूंज रहा है कि अमेरिका ने इतनी बड़ी ताकत के बावजूद पाकिस्तान को ही क्यों सिलेक्ट किया था? यानी अमेरिका और ईरान इतनी बड़ी लड़ाई करने के बाद भी पाकिस्तान पर क्यों भरोसा कर रहे हैं? चलिए इसका जवाब जानते हैं। देखें, पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से एक है जिनके अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हैं और ईरान के साथ भी हैं। यही बैलेंस इसे न्यूट्रल साल्स बनाता है। अगर बात करें ईरान की, तो पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी भी है, इसलिए इसे जमीनी हकीकत और हालात का ज्यादा अंदाजा है। यह भी एतमाद की बड़ी वजह है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप और उसके करीबी हलकों के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात को इस्तेमाल किया और मशरक़ वस्ता के ममालिक के साथ भी मजबूत राब्ता रखा, जो बाजार पाकिस्तान की एक जीत है। इस मजबूत नेटवर्क की वजह से पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान एक काबिल एतमाद सालिस बनकर सामने आया। जैसे ये न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल होती है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका की जंग रुकवाने में सालसी का किरदार अदा कर रहा है, तो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तारीफें होना शुरू हो गई। मगर पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक में क्या होता होगा वो आप बखूबी जानते होंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक झूठ को बेनकाब करना जरूरी है। हालिया दिनों में एक वीडियो सामने आती है। पाकिस्तानी कुछ त्यारे ईरानी वफद को अपने हसार में लेकर हवाओं से होते हुए इस्लामाबाद लेकर आए, मगर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ये वीडियो सरासर झूठ पर मबनी है। असल में मुख्तलिफ फैक्ट चेक्स और सबूतों से ये बात सामने आई कि ये वीडियो हालिया किसी भी वाक़े या फिर ईरानी वफद से मुतल्लिक नहीं थी, बल्कि ये मनाजर दरअसल फरवरी 2019 के हैं। ये फुटेज उस वक्त की है जब सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर तशरीफ लाए थे। उस मौका पर पाक फजाइया के JF-17 थंडर और JF-16 त्यारों ने मौजूद मेहमान के त्यारे को रवायती और अजाजी प्रोटोकॉल फराहम किया था। इस्लामाबाद टॉक्स का टेबल तो सज गया था, मगर कुछ लोगों के मुताबिक दोनों ममालिक से आने वाले लोग इस काबिल नहीं थे कि वो मुज़ाकरात को कामयाब बना सके। चलिए पहले ये देखते हैं कि ईरान की तरफ से कौन से लोग थे और अमेरिका की तरफ से कौन से लोग आए थे। ना सिर्फ हम देखेंगे बल्कि हम जांचने की कोशिश भी करेंगे। मुज़ाकरात के लिए ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कलवाफ की क़यादत में ईरानी वफद इस्लामाबाद पहुंच जाता है। ईरानी वफद में स्पीकर बाकर कलवाफ के अलावा ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची, दफाई कौंसिल के सेक्रेटरी और मरकजी बैंक के गवर्नर, इसके साथ साथ पार्लियामेंट के दीगर अरकान भी शामिल थे। तर्जुमान पाकिस्तान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी वफद का इस्तकबाल नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार ने किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस्तकबाल के मौका पर मौजूद थे। दुनिया की तमाम नजरें पाकिस्तान की तरफ थीं। सोशल मीडिया पर सिर्फ पाकिस्तान की धूम थी, और यह पाकिस्तान की एक जीत भी होनी चाहिए, क्योंकि हालिया हुकूमत ने एक अच्छा कदम उठाया था जिसका तमाम क्रेडिट शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर साहब को जाना चाहिए।
अब दूसरी तरफ देखते हैं कि ईरान में आज तक रजीम में कोई तब्दीली नहीं आई, क्योंकि मोहम्मद बाकर कलबाफ जंग शुरू होने से पहले भी असेंबली के स्पीकर थे और अब भी वही हैं। यही वजह काफी है कि दुनिया को पता चल जाए कि ईरान को शिकस्त देने का जो तासर अमेरिका पैदा करना चाहता है वो गलत। ईरान की सरबराही में 65 साल के मोहम्मद बाकर कलबाफ, जो कि पायलट भी थे, PhD कर चुके हैं और सियासी जियोग्राफिया पर कई किताबों के मुसन्निफ भी रह चुके हैं। वो 1980 की दहाई से पासदाराने इंकलाब का हिस्सा भी हैं। इन्होंने कम उम्री में ईरान इराक जंग में पहले एक यूनिट की कमान की और तरक्की करते हुए जनरल बने और फिर ईरान पुलिस के सरबराह भी रहे। इसी अरसे में इनकी आयतुल्लाह खामनेई के साथ गुर्बत बढ़ती रही। ईरान की तरफ से दूसरे शख्स वजीर खारजा अब्बास अराक्ची हैं, जिनकी उम्र 64 बरस है। वो बुनियादी तौर पर एक उस्ताद और सफारतकार हैं। इन्होंने बरतानिया से PhD कर रखी है। इन्होंने ईरान की वजारत खारजा में तवील अरसा नौकरी की। इसके मुख्तलिफ तरबीती अदारों के डीन भी रहे। जद्दा में सफारतकारी की, नायब वजीर खारजा रहे और जापान में सफीर के तौर पर भेजे गए। अब्बास अराक्ची भी आयतुल्लाह खामनेई के नामजद करदा और बातमाद हैं, लिहाजा इनकी मौजूदगी भी कलबाफ की तरह उसी रजीम का तसलसल है जिसे अमेरिका खत्म नहीं कर सका। अमेरिका की जो टीम मुज़ाकरात में हिस्सा ले रही थी, उसकी सरबराही अमेरिकी नायब सदर JD वैंस कर रहे थे। JD वैंस की उम्र तकरीबन 42 बरस है। वो पेशे के एतबार से एक वकील हैं और एक किताब के मुसन्निफ भी हैं। इन्होंने कुछ अरसा अमेरिकी फौज में गुजारा है, जहाँ वो फौज के अंदरूनी मामलात पर अस्करी रिपोर्टिंग करते रहे। वो इंतखाबात जीत कर सियासत में आए और 1 साल बाद ही इन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथ नायब सदारत के उम्मीदवार के तौर पर चुन लिया। JD वैंस गरीब घराने से ताल्लुक रखती हैं। वैंस दरअसल इनकी वालदा का नाम था, जिन्हें इन्होंने अपने नाम का बाद में फिर हिस्सा बना लिया था। सदर ट्रंप के ख्यालात की अक्कासी करती हैं। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में बतौर उम्मीदवार भी देख रहे हैं, इसलिए इनकी कोशिश होगी कि वो अमेरिकी अवाम के सामने ईरान के साथ मामले को अपने जाती कामयाबी समझें। अब बात करते हैं अमेरिका की तरफ से दूसरे शख्स की, जिनका नाम है जेरेड किशनर। सदर ट्रंप के दुमाद हैं, मज़हबन यहूदी हैं और उनकी उम्र भी तकरीबन 45 साल है। जेरेड किशनर दरअसल सदर ट्रंप के मशरक़ वस्ता पॉलिसी के ममार हैं। इन्होंने 2019 में एक नए मशरक़ वस्ता का तस्वर भी पेश किया था, जिसका एक हिस्सा इसराइल को मायदात इब्राहिमी के जरिए महफूज बनाना था। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में जेरेड किशनर की शमूलियत इसलिए होगी कि वो अपने मंसूबे के मुताबिक मामलात को हमेशा इसराइल की सपोर्ट, अमेरिका जैसे बड़े सुपर पावर को वाहद मानते हुए दुनिया के किसी भी मुल्क में रजीम चेंज करवाने के लिए हामी समझे जाते हैं। अमेरिकन टीम के एक और अहम रुकन स्टीव विटकॉफ थे। वो भी यहूदी हैं। इन्होंने अपनी पेशावराना जिंदगी न्यूयॉर्क में जायदाद के वकील के तौर पर शुरू की थी और बाद में खुद इसी कारोबार में आ चुके थे। स्टीव विटकॉफ की डोनाल्ड ट्रंप के साथ कारोबारी शराकत भी है। अमेरिकी लोगों का विटकॉफ पर काफी इत्मीनान हासिल है। ये थी टीम जो ईरान के साथ मुज़ाकरात के सिलसिले में इस्लामाबाद भेजी गई। अब जरा समझने की कोशिश करें कि मुज़ाकरात आखिर कामयाब क्यों नहीं हुए। अमेरिका का बुनियादी मकसद ये था कि ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार बनाने से रोका जाए, इसलिए ईरानी जौहरी तंसीबात को शदीद हमलों का निशाना बनाया गया था। इन हमलों के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान की जौहरी सलाहियत मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई, लेकिन जमीनी हकीकत इस दावे से मुख्तलिफ पाई जाती है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास अब भी आला सतह पर अफजुदा यूरेनियम का जखीरा मौजूद है, जो मुमकिन तौर पर तबाहशुदा तंसीबात के मलबे के नीचे महफूज हो सकता है। अमेरिका का दूसरा बड़ा हदफ ईरान में रजीम तब्दीली थी, यानी वो मौजूदा क़यादत को कमजोर या तब्दील करना चाहते थे। इस मकसद के लिए फौजी दबाव बढ़ाया गया और इसराइल की मदद से ईरान के अहम अस्करी और सियासी हदाफ को भी निशाना बनाया गया, यहाँ तक कि आला क़यादत को भी मुबीना तौर पर टारगेट किया गया, लेकिन नताइज तवक्को के मुताबिक सामने नहीं आए। तीसरा हदफ ईरान की फौजी सलाहियत को कमजोर करना था, खास तौर पर मिसाइल सिस्टम्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और एयर डिफेंस नेटवर्क। ताहम बाज़ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की अस्करी ताकत मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई और अंदाजन इसकी सलाहियत का बड़ा हिस्सा अब भी बरकरार है। 21 घंटे तवील आला सतही मुज़ाकरात हुए, जिनमें 4 बुनियादी नुकात ज़ेर बहस आए। पहला नुकता आबना हुर्मुज़ जैसे अहम तजारती रास्ते पर मुश्तरका कंट्रोल का था, यानी अमेरिका और ईरान मिलकर इसका इंतजाम करें, लेकिन ईरान ने इसे अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ करार देते हुए मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। दूसरा नुकता ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतल्लिक था। अमेरिका चाहता था कि ईरान हमेशा के लिए एटमी हथियारों से दूर रहे, हत्ता कि यूरेनियम से बिजली बनाने के मंसूबे पर भी अमेरिकी निगरानी हो। ईरान ने इसे अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर बराह रास्त हमला करार दिया। तीसरा नुकता जंग में होने वाले नुकसानात के बदले माली मुआवजे का था, जिसका ईरान ने मुतालबा किया है। चौथा नुकता सिक्योरिटी गारंटी था, यानी इस बात की यकीन दहानी कि मुस्तकबिल में ईरान पर किसी भी किस्म का हमला ना किया जाए।
صورتحال یہ بنی کہ ان چاروں میں سے ابتدائی 2 نکات پر ہی دونوں فریقین کے درمیان شدید اختلافات رہا اور کوئی اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 21 گھنٹے طویل یہ مذاکرات بغیر کسی حتمی معاہدے کے ختم ہو گئے۔ یوں ایک طرف فوجی اور سیاسی دباؤ اور دوسری طرف ناکام مذاکرات، دونوں نے اس سوال کو مزید اور بھی گہرا کر دیا ہے، کیا یہ واقعہ کسی کی فتح تھی یا صرف طاقت کے ایک طویل کھیل کا نیا مرحلہ شروع ہوگا؟ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ایران کبھی بھی سر نہیں جھکائے گا، کیونکہ اس کو سب سے بڑا بھروسہ مسلمان ہونے کے ناطے اللہ پر ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ولیج آن لائن ٹیم کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔